वृक्ष मित्र पर्यावरण बचाओ समिति की ओर से आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने पूरे भारत का भ्रमण साइकिल पर करने का एक बीड़ा उठाया है। पुराने ज़माने में, पुराने समय में जब हमारे पास वाहन नहीं होते थे तो लोग एक देश से दूसरे देशों में पद यात्राएँ ही करते थे। चीनी दो यात्री ह्वेनसांग और फाहियान का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने भारत भ्रमण किया, पैदल यात्रा की है भारत की, और भारत के बारे में इन्होंने काफ़ी लिखा और एक इतिहास बन गया। इसी तरह आज भी लोग अगर भ्रमण पर निकलते हैं, कोई पैदल निकलता है, कोई दूसरे वाहनों से निकलता है। साइकिल एक ऐसा वाहन है जिससे कि आम आदमी तक भी पहुंचा जा सकता है। हिसार से संबंध रखने वाले हमारे एक सुभाष बिश्नोई जी हैं जो पर्यावरण का संदेश लेकर पूरे भारत भ्रमण पर निकले हैं। आइए आज हम इनसे मिलते हैं। नमस्कार, मैं सुभाष बिश्नोई गांव कालीरावन से हूं और मैं हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड से मंडी सुपरवाइज़र के पद से रिटायर हुआ हूं। सुभाष जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपके दिमाग में ये विचार कैसे आया कि मुझे साइकिल के द्वारा यात्राएं की जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने कभी साइकिल वगैरह चलाई नहीं होगी, क्योंकि आप अधिकारी रहे हैं तो हमेशा गाड़ियों में आप घूमते रहे हैं। जी, अगस्त 2020 में रिटायर होने के बाद और मुझे ये विचार आया कि रिटायरमेंट के बाद ऐसा क्या किया जाए जिससे समाज को एक अच्छा संदेश मिल सके और राष्ट्र का जो भला हो सके और राष्ट्र के लिए जो है काम किया जाए। तो यही सोच करके, और मुझे हमेशा मेरी हॉबी रही है कि मैं बुक्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ, अखबार देखता हूँ, तो वहीं से विचार आया और ये सुना कि भारत सरकार एक नया मिशन लेकर के आई, जल जीवन मिशन, जो कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मिशन था और जल के ऊपर काम था। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने जल जीवन और पर्यावरण, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, इसी को लेकर के अपनी यात्रा आरंभ की। ये यात्रा आपने कहाँ से शुरू की? यात्रा जो है मैंने सिरसा से आरंभ किया और सिरसा के बाद में फतेहाबाद और सिरसा में लगभग 2.5 महीने 2 ही जिलों के लगभग 200 गाँवों की मैंने जो है ना संदेश दिया, लोगों से मिला, गाँव में मिला। मैंने जो ज़्यादा यात्रा की है वो ग्रामीण क्षेत्र में की, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ये समझाना बहुत आवश्यक था कि जल महत्वपूर्ण है, जल जो है वो उसकी कितनी कीमत है और भविष्य में जल की क्या स्थिति होने अभी तक कितने किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं आप? अभी तक मैं अगर आपको बताऊं तो पूरा हरियाणा और हिसार और सिरसा और फतेहाबाद की अलग से बात करें, और अभी मैं भुवनेश्वर में हूं, तो अभी तक मैंने 8,100 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय कर लिया है। कितने ज़िले आपने इसमें निकाले हैं? हाँ, इसमें ज़िले की बात करूं तो हरियाणा के 21 ज़िलों में मैं गया और राजस्थान के 12 ज़िले, पंजाब के 2 ज़िले, यूपी के 12 ज़िले, बिहार के 13 ज़िले और अभी पश्चिम बंगाल और वहाँ के 10-10 ज़िले। तो मुझे लगता है कि लगभग 65 और 70 ज़िलों में मैं गया। इसमें पर्यावरण के मामले में और जल के मामले में ज़िला आप किसको सबसे अच्छा नंबर देंगे? अगर पर्यावरण की बात करें तो पश्चिम बंगाल बहुत अच्छा है, यूपी का पर्यावरण भी काफ़ी अच्छा मैंने देखा है, बिहार भी ठीक है, पर्यावरण में हरियाणा अभी काफ़ी पीछे है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी थोड़ा, क्योंकि पानी की दिक्कत है, कुछ एरिया ऐसा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल अच्छा है। और अभी उड़ीसा में हूँ तो वहाँ का भी बहुत सुंदर पर्यावरण है। नेपाल भी गए आप? हाँ, पटना से मैंने नेपाल का भ्रमण किया, क्योंकि नेपाल एक अपना मित्र देश है और हिंदू राष्ट्र है और वहाँ के लोगों को मैं देखना चाहता था, वहाँ की भौगोलिक स्थिति देखना चाहता था। खैर उसका कोई मुकाबला नहीं है, काठमांडू बहुत सुंदर है और वहाँ के जो पहाड़ हैं, जो जंगल हैं, पानी बहुत अधिक मात्रा में है, पानी की वहाँ कोई कमी नहीं है और पर्यावरण तो प्रकृति की देन है और सब कुछ प्रकृति ने। सुभाष जी, आप बताइए कि एक दिन में आप कितने किलोमीटर चल लेते हैं? एक दिन में सर मैं 55 और 60 किलोमीटर का सफ़र जो मेरा वो औसत रहता है वो 55 और 60 रहता है। वैसे मैं 70 भी चल लेता हूँ और कई बार कुछ ज़्यादा कार्यक्रम हो जाएं तो 30 और 40 भी हो जाते हैं। खाने के लिए आप साथ क्या रखते हैं? खाने के लिए साथ में कुछ नहीं रखता। सुबह सुबह मैं दूध ले लेता हूँ आधा लीटर और उसमें मेरे साथ साइकिल के ऊपर लगभग सभी तरह की चीज़ें मैं रखता हूँ, जिनमें धागे वाली मिश्री है और हल्दी है, और वो सुबह दूध ले करके उसमें हल्दी और मिश्री डाल लेता हूँ और उसको मैं पी लेता हूँ।
तो उसके बाद मुझे 11-12 बजे तक कोई दिक्कत नहीं आती। सुभाष जी, ऐसी कोई घटना बताएं जो आपके साथ ऐसी कोई बीती और है कि यादगार बन गई हो। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, अगर वो सभी तो मैं समझता नहीं कि यहाँ बताई जा सके। बाकी 2-3 बातें मेरे साथ हुई। एक तो बिहार के बक्सर ज़िले में मैं था, तो वहाँ पर एक युवा मिले, 19 वर्षीय थे। उसके साथ 2-3 और लोग थे। उन्होंने मुझे जो प्यार दिया वो मैं अभी तक भूला नहीं हूँ। और उन्होंने मुझे जो है, हालांकि वो बहुत छोटे बच्चे थे, फिर भी उन्होंने मुझे पैसा भी देने की कोशिश करी और पैसा दे भी दिया, और मुझे वो याद आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पटना में गंगा घाट के ऊपर जो मैं था, वहाँ एक चाय वाले ने मुझे 200-250 रुपये के सिक्के थे, वो मुझे सुपुर्द कर दिए कि आपके खर्चे में काम आएगा, खाने पीने के काम आएगा। तो मैंने उनको बतलाया कि नहीं, ऐसी मत कीजिए आप, मुझे सरकार से पेंशन मिलती है और मेरा काम ठीक है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुभाष जी, एक बात बताइए कि आप साइकिल यात्रा करते हैं जी, आपको खाने पीने की और की कहीं कोई दिक्कत नहीं आई? हाँ, नहीं, देखिए, मैं लाइनिज़्म से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 10-12 वर्षों से, और लाइनिज़्म का जो मुझे समर्थन मिल रहा है वो ज़बरदस्त मिल रहा है। विभिन्न शहरों में लाइनिज़्म के लोग जो है वो मेरी व्यवस्था कर देते हैं। नाइट स्टे? 70% जो मेरा रुकने का और खाने का जो प्रबंध है वो लाइनिज़्म कर रहा है। तो रुकते कहाँ हैं? उनके किसी के घर परिवार में रुकते हैं? एक दो जगह ऐसा हुआ है, लाइनिज़्म के जो प्रेसिडेंट थे वो अपने घर ले करके गए। बाकी वो 50% तो होटल बुक कर देते हैं। या अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की, तो वहाँ लायंस क्लब के आई मेडिकल सेंटर बहुत हैं, और आई हॉस्पिटल हैं, उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनके ऊपर गेस्ट हाउस बनाया हुआ है, गेस्ट रूम बने हुए हैं। तो उन हॉस्पिटलों में मुझे रहने की व्यवस्था आपकी हो जाती है, की खाने की व्यवस्था आपकी हो जाती है, इसलिए आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास जो है एक्सपीरियंस, अनुभवों का बड़ा पिटारा इकट्ठा हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप कभी ऐसा भी दिन आएगा कि आप इनके बारे में किताबें लिखेंगे, क्योंकि आपने अलग अलग प्रदेशों की, अलग अलग जिलों में और अलग अलग जाति के लोगों से आपने मुलाकात की है। सभी के स्वभाव की बातें, सभी के आतिथ्य की बातें आपके पास काफ़ी संग्रहित हो गई। जी हाँ, देखिए, लिखने की आपने बात बहुत सुंदर बात की है। लिखने के लिए कोई विशेष अलग से कोई पढ़ाई नहीं होती। जितने बड़े लेखक हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े इतिहास लिखे हैं, और मुझे बताया है कई जगह लोगों ने कि वो सब ट्रैवलर रहे हैं और सफ़र में रहे हैं। लोगों से जो अनुभव मिलता है, फील्ड के अंदर जो ज्ञान मिलता है, वो किसी किताब में नहीं है। और वो जो प्रैक्टिकल ज्ञान है वो आपको लिखने के लिए जो है प्रेरित करता है। तो मैं ज़रूर लिखूँगा, और मेरा जो अनुभव है वो मेरी जल यात्रा के नाम से मैं किताब निकालना चाहूँगा, और जिसके अंदर मैं पूरा अनुभव और कहाँ किस क्षेत्र में किस किस प्रकार का पर्यावरण है, किस प्रकार जल की व्यवस्था है, ये सब उसमें होगा। प्राचीन समय में 2 चीनी यात्री भारत के भ्रमण पे आए थे, वेनसांग और फाइयान। जी। उन्होंने अपने यात्रा संस्मरण लिखे, उनके आधार पर भारत का इतिहास लिखा गया, और भारत के जो उत्तरी जिले हैं, उत्तरी प्रदेश हैं, उनके बारे में हमें जो जानकारी मिली है वो उनकी यात्राओं से मिली है। आप जो पुस्तक लिखेंगे यह भी लोगों के लिए एक उचित मार्गदर्शन होगा, क्योंकि जिन लोगों ने उन दिनों यात्राएं नहीं की है, जो बंगाल में नहीं गए हैं, जो गाँव में नहीं गए हैं, आम आदमी से नहीं मिले हैं, उनके बारे में आप अनुभव लिखेंगे तो ये बड़ी ही ज्ञानवर्धक पुस्तक हो सकती है। अगर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छी। आपने समय जो है बदल गया है, स्थितियाँ बदल गई है, और आज अगर आवश्यकता है, अभी जैसे कोरोना जैसी समस्याएं आ रही हैं देश में इस प्रकार की, तो मुझे लगता है कि ये सब ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रकृति का एक प्रकोप है, प्रकृति नाराज़ है। हम पेड़ काट रहे हैं, जल की बर्बादी कर रहे हैं। देखिए, नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया 2018 में कि अगर जल की बर्बादी होती रही तो देश में मंदी का दौर आ सकता है। तो इन सब बातों को मैं जो है किताब में देना चाहूँगा। पेड़ों को बचाने के लिए आप क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे भी पेड़ कैसे बचाए जाएँ, कैसे उगाए जाएँ? हरियाणा के अंदर वन क्षेत्र काफ़ी तेज़ी से घटता जा रहा है। हमारे यहाँ विकास के नाम पे, मैं कहूँ साफ बात, तो विनाश हो रहा है। हम सड़कें चौड़ी चाहते हैं, शहरीकरण हमारा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इससे हमारे
जो वृक्ष हैं वो कट रहे हैं, जंगल खत्म होते जा रहे हैं। जी, जी। दिल्ली के साथ हरियाणा का जो प्रदेश है, हिसार तक आगे तक, ये सारा का सारा बीहड़ जंगल था और इसको बीड़ देसी भाषा में हम बोलते भी थे। जी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अभी हम जंगल कैसे बढ़ाएं? गुरु जम्बेश्वर महाराज जी बिश्नोई धर्म के संस्थापक रहे और उन्होंने 550 वर्ष पहले ये बात कही कि सिर सांठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। बहुत अच्छी बात कही कि विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। तो वो कारण यही है कि हम पेड़ काट रहे हैं। एक पेड़ कटे तो उसकी जगह कम से कम 10 पेड़ लग जाने चाहिए, तो ही ये धरती बचेगी, तो ही पर्यावरण बचेगा और तो ही हम कोरोना जैसी बीमारियों से बच पाएंगे। साइकिल का आपने अभी जिक्र किया, तो साइकिल के बारे में मैं चाहूँगा कि हमारे कुछ दर्शक, हमारे कुछ युवा लोग आपसे बड़ी प्रेरणा लेंगे। तो साइकिल के बारे में बताएं भी, उनके पास कैसी साइकिल हो, कौन सी साइकिल हो, या आपकी साइकिल कभी पंचर भी हो जाती होगी, उसका कैसे कैसे किया जाए? मेरे साथ कोई ऐसा बुरा ऐसा नहीं हुआ, कभी साइकिल की हवा नहीं निकली, कभी साइकिल में कोई पंचर नहीं हुआ। क्योंकि ये आम आदमी की सवारी है। साइकिल जो है अभी भी आम आदमी की सवारी है, आम आदमी साइकिल से चलता है। सर, पर्यावरण की अगर हम सफ़र करें, पर्यावरण का अगर संदेश देना चाहेंगे तो साइकिल सबसे उचित माध्यम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके सुभाष जी, और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए कोई विशेष आप संदेश देना चाहें कि हम वृक्षों को कैसे बचा सकते हैं, या गांव के अंदर पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। गांव में पहले पानी का जो स्रोत होता था, जोड़े होते थे। हर गांव अपने आप में पूरा आत्मनिर्भर होता था। कभी हमें इंतजार नहीं होती थी कि पहाड़ों पे पानी बरसेगा और वो पानी नदियों के द्वारा हमारे शहरों में आएगा और फिर वो गांव में जाएगा। हम कभी इंतजार नहीं करते थे। हमारे गांव के जो जोहड़ थे वो हमें गांव में आत्मनिर्भर करते थे। उसी से हम पानी पीते थे, उसी से कपड़े धोते थे, उसी से हमारे पशु भी रहते थे, और एक ही जोहड़ के द्वारा। और जोहड़ में पानी जो आता था वो बरसात में पानी आता था, बरसात का इकट्ठा करते थे और आत्मनिर्भर होते थे। आज हम जोहड़ सूखते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, और हमारी निर्भरता सरकार के ऊपर ज़्यादा होती जा रही है। जी हाँ। तो जोहड़ को कैसे बचाया जाए, इसके बारे में आपके पास कोई विचार? मैं तो ये कहता हूँ कि मैं चाहे कितना ही साइकिल चलाऊँ, चाहे कितने ही लोगों को बताऊँ, उसी से सब कुछ होने वाला नहीं। जब तक हर आदमी इस चीज़ से जुड़ेगा नहीं, हर आदमी इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा कि जल संरक्षण कितना ज़रूरी है। और गाँवों के अंदर तो अभी बहुत से लोग काम कर रहे हैं जल के, पर्यावरण के ऊपर। और मैं ये कहता हूँ कि हर गांव से एक पूरा का पूरा जो है कारवां निकलना चाहिए और गांव तक ये खबर जानी चाहिए। अभी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, जल जीवन मिशन लेकर के आई है। जल संचय के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैच द रेन बोला है। तो जल संचय के ऊपर अभी जो सरकारी जो भवन हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, उनके अंदर वाटर हार्वेस्टिंग के प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ ज़रूरी है, लेकिन पब्लिक जब तक इस चीज़ को अवेयरनेस नहीं होगा, हर आदमी जब इस पे काम करना आपने जगह जगह ये जोहड़ भी देखे होंगे, हरियाणा के जोहड़ भी देखे होंगे, बिहार के भी देखे होंगे, बंगाल में भी देखे होंगे। तो ये अपने यहाँ जोहड़ ज़्यादा हैं या उन इलाकों में ज़्यादा जोहड़ हैं? नहीं, जोड़ ठीक है, गांव में है, लेकिन वहाँ तो एक गांव में जोड़ की बात करें तो 20-20 जोड़ होंगे। पानी जो है वहाँ 50 और 100 फुट के ऊपर है। पानी की कोई कमी नहीं है। बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। बिहार की बात करें, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, नदियों का जाल बिछा है। मैंने कम से कम 20 नदियाँ क्रॉस करी होंगी और कम से कम 2-2 फुट लंबी, उनके किलोमीटर लंबा जो पुल है वो मैंने क्रॉस किया है। पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन मैनेजमेंट जो है उसमें कोई गड़बड़ हो सकता है। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हम चाहते हैं कि हमारे युवा इनसे प्रेरणा लें और ये भी साइकिल पे निकलें या पैदल निकलें, कैसे भी निकलें, एक मिशन पे निकलें। इससे भारत दर्शन तो होता ही होता है और साथ में हमारा ज्ञानवर्धन भी होता है। एक पुराना कहावत है, शेर है किसी का, सैर कर दुनिया की गाफिल, ये जिंदगानी फिर कहाँ। क्या बात। सैर कर दुनिया की गाफिल, ये जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी घर मिल गई तो ये नौजवानी फिर कहाँ। क्या बात। नमस्कार सर, वृक्ष मित्र समिति के आज इस आयोजन में मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं सब बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। आपको ये छोटी सी मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो अपने मित्रों से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।